नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज साइंस का सेट 7 लेकर के आया हूं और यह 24 सितंबर 2018 के शिफ्ट दूसरे में पूछा गया प्रश्न है। आज के सेट में पूरी 22 क्वेश्चन हैं और पूरे 22 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व हैं। तो ये पूछ रहा है कि किस में केवल 7 तत्व हैं। ऑप्शन ए, 2 में। समूह 2 मतलब समझते हैं ना, ग्रुप। ये जो है देखिए समूह बन रहा है, बात समझ में आ रहा है। समूह 4, समूह 1, समूह 3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह 1। क्लियर रहेगा। केवल 7 तत्व की बात का है तो आपको पता होगा। देखिए, ह, ली, ना, क, रब, कस, फर। गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जिनको आवर्त सारणी अच्छे से याद है वो प्रश्नों को अच्छे से उड़ा देंगे, जिनको नहीं याद है उनको दिक्कत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में जितने, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने कहा भी है कि आप यूट्यूब से एक बार आवर्त सारणी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, 1-2 घंटे का वीडियो होगा। देखिए, पीरियोडिक टेबल मैराथन किसी भी टीचर का देख लिए, सब टीचर अच्छे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वंशानुक्रम की इकाई क्या है। आरएनए, जीनोटाइप, फेनोटाइप और जीन। आपको पता होगा कि वंशानुक्रम का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण, और यह क्या होता है, डीएनए होता है। अब डीएनए आपस ऑप्शन में नहीं दिया है, तो डीएनए पर ही छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनका नाम है जीन। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको याद रखना है, वंशानुक्रम की इकाई जो है वो क्या है, जीन है। जीन ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो पक्का है डीएनए दिया रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अगर ये मैं कह दूं कि ये फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, तो फिनोटाइप में बता देता हूँ कि जीवधारियों में ये जो फिनोटाइप है, ठीक है ना, जीवधारी के जो लक्षण होते हैं, जीवधारी के जो लक्षण होते हैं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे फिनोटाइप। और दूसरा क्या होता है, ये जो जीनोटाइप दिया है उसमें आनुवंशिक संगठन जो दिखाई देता है, आनुवंशिक संगठन जो होता है वो होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीन, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ, कभी कभी आप नहीं देखे होंगे, कहते होंगे कि अरे इसके पिताजी की तरह ही इसका चेहरा है, देख करके अगर आप बता देंगे तो वो होता है फेनोटाइप, ठीक है ना। और आनुवंशिक इकाई जब पूछे, सबसे छोटी इकाई जीन होती है, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों हमने बता दिया, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, भले ही कम अटेम्प्ट हो, लेकिन जितना अटेम्प्ट हो उसमें एक्यूरेसी हो तो आप सफलता पा जाएंगे। हम घबरा जाते हैं और सरल प्रश्न को भी गलत टिक करके चले आते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिक घंटी, घंटी समझते हैं ना, वो आवाज़ करता है, इसमें ताप का प्रभाव कोई दिख ही नहीं रहा है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव मतलब ताप की वजह से उसमें ऊष्मा निकलेगी और उसमें क्या हो सकता है, आपसे रोशनी भी निकलने लगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक टोस्टर, बात समझ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि नहीं है तो घंटी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं। देखिए, फ्लैट आयरन, आप देखेंगे कि जब हम आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक से ऊष्मा उत्पन्न होती है और उससे हम प्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिक केतली, चाय वगैरह बनाते हैं, आजकल रोटी बनाने वाला, खाना बनाने वाला भी आ गया है ना। और इलेक्ट्रिक टोस्टर, तो ये सभी के सभी क्या हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं, परंतु घंटी ताप पर आधारित नहीं है। क्लियर है, ये तो अपने कंसेप्ट से आप कर सकते थे। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की छाल की बात कर रहा है। ऑप्शन ए पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, याद रह जाएगा। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो गया आपके लिए, मैं स्टार बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि नारियल की छाल का जो निर्माण होता है वो स्क्लेरेनकाइमा नामक ऊतक द्वारा होता है। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं पतंगे, हाथी, चूहे, व्हेल। अब कितना मज़ेदार प्रश्न है, पहली बार आपकी आंखों के सामने यह प्रश्न आया होगा, तो इसके लिए मैं कहता हूँ आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा चूहे। क्लियर रहेगा? चूहे अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो है अगर आप साउंड वाला चैप्टर, ध्वनि वाला क्लास 9 का पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। हालांकि यह प्रश्न नहीं है, तो आपको इस प्रैक्टिस के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? ऑप्शन ए एक्टिनाइड, ऑप्शन बी लैंथेनाइड, आदर्श गैसों और हैलोजन। देखिए आदर्श गैस के नहीं है, हैलोजन के नहीं है। कैलिफोर्नियम या तो एक्टिनाइड के होंगे या तो लैंथेनाइड के, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा आवर्त सारणी। आप देख लीजिए ऐसा कोई 7 सेट में से एक भी सेट नहीं है जिसमें आपका आवर्त सारणी से प्रश्न नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, कौन सा है? सूर्य में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा, वो किसके कारण है? तो रटा रटाया प्रश्न याद रखना है आपको। कक्षा 10 में भी मिल जाएगा, कक्षा 9 में शायद नहीं, 10 में मिल जाएगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होता है वो बता देता हूँ। इसमें दो छोटे छोटे परमाणु मिल करके बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इसमें जो सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब आपस में मिल जाते हैं तो हीलियम का निर्माण होता है, ठीक है, और ऊर्जा मुक्त होती है। मैं एनर्जी लिख दे रहा हूँ, बात समझ में आया? तो याद रखिएगा कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। देखिए दो छोटे छोटे परमाणु मिल करके एक बड़े परमाणु का निर्माण किया है, याद रह जाएगा आपको। आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या होती है। केमिस्ट्री भी अब अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। देख रहे हैं इसमें भी क्या आ रहा है? न्यूमेरिकल। तो सबसे पहली बात तो परमाणुओं की संख्या आपको याद होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर। क्या याद होना चाहिए? एवोगैड्रो नंबर। किसको किसको नाम याद है भाई? एवोगैड्रो संख्या किसको किसको याद है? तो आपको पता होना चाहिए 0.6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु या आयन, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। किससे डिनोट करते हैं? N0 से। ये पढ़ा चुका हूँ मैं। अब देखिए कह रहा है कि 208 ग्राम वजन लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। क्लियर है? तो लोहे का भार कितना है हमको वो निकालना पड़ेगा। तो याद तो है नहीं, यहाँ पर एक कमी दे दिया है सवाल में कि सवाल में लोहे का परमाणु भार दिया नहीं है। नहीं दिया है तो आपको याद करना होगा, जो कि कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, प्रमुख प्रमुख तत्वों के आपके पास परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद होने चाहिए। कम से कम आप 30 तक परमाणु क्रमांक और उसका परमाणु भार याद कर लिए तो सवाल आपसे बन जाएगा। इसका परमाणु भार जो होता है 56 होता है, ठीक है। अब हम यह कहेंगे कि जो 56 ग्राम है, हम क्या समझेंगे? 56 ग्राम परमाणुओं, मतलब 56 ग्राम भार में, ये भार है, परमाणु भार है। इतना भार में परमाणुओं की संख्या कितनी है मेरे भाई? तो आप कहेंगे
6.022 गुणे 10⁻23 है। क्लियर है। और हमको निकालना कितना है, 2.8 ग्राम का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2.8 ग्राम का निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले 1 ग्राम का निकालना होगा। 6.022 इंटू 10⁻23/56, 56 से भाग देंगे तो 1 का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना कितना है, 2.8 का, तो 2.8 से हम गुणा कर देंगे। इतना आपको क्लियर रहेगा, पक्का। अब आप हल कर दीजिए। अब देखिए क्या है कि ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको तो सीखना ही है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नज़दीक में जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितना है, 10⁻23 है, तो 10⁻24 कभी नहीं होगा, 10⁻23 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 56 से भाग देना है। बात समझ में आ रहा है, 56 से भाग देना है। अगर ये दशमलव को यहाँ खिसका दे 1 अंक, तो ये 22 हो जाएगा, और ये 60, मतलब 22 वाला आंसर हो जाएगा। 3.011 गुणे 10⁻22। ये देखिए मैंने इसको केवल ऑप्शन से ही लगा दिया। कैलकुलेशन करने जाता तो मैं एक अंदाजे से करता, इसको 60 मान लेता और फिर गुणा कर भाग कर देता। बात समझ में आ रहा है। तो यह तरीका होता है हल करने का, याद रखिएगा। अगर इसी की जगह कोई एक प्रश्न दे दे, जैसे दे दे कि मान कर चलिए मैं कह दूँ 46 ग्राम, ध्यान से सुनिएगा एक प्रश्न, 46 ग्राम वजन वाले सोडियम के टुकड़े में सोडियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो अब 46 ग्राम तो सोडियम दे दिया है। सोडियम का परमाणु भार आपको याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब 23 ग्राम परमाणु, मतलब परमाणु का भार कितना है एवोगैड्रो संख्या में, 23 ग्राम भार में, सोडियम के भार में कितने परमाणु हैं, 6.022 गुणे 10⁻23। बात समझ में आया। अब इस 23 से इसमें भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे 46 में, तो आंसर आएगा, मतलब दुगना आएगा, 6 दूना 12, तो 1.202 ऐसे करके गुणे 10⁻24। ये प्रश्न इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा प्रश्न आए तो आप लगा सकें, और लगाएंगे तभी जब मैं आपको यह कह रहा हूँ कि 1 से लेके 30 तक, वैसे तो मैं 40 तक कहता हूँ, लेकिन जितना आपसे पॉसिबल हो आपको परमाणु क्रमांक, ठीक है मेरे भाई, और परमाणु भार, उसी को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ये दोनों आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो एक बार कहिएगा, मैं कोशिश कराऊंगा, वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, देखिए समय का बहुत अभाव है, इसके वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है। क्या अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, उदासीन या ऊष्माशोषी। तो याद रखिएगा, आपको यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता हो। क्या उत्पन्न होता हो, ऊष्मा, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हो, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अपघटन में क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, यौगिक अपघटित होते हैं, टूटते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, ये कार्बन और ऑक्सीजन में टूट गए तो ये अपघटन हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं NaCl को जल के साथ क्रिया करा दूं तो यहाँ पर अगर Na, मतलब जल में क्या है कि हमारा टूट गया आयन, ठीक है, तो ये भी अपघटन की क्रिया होगी। हालांकि इसमें क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। मैं क्रिया बता रहा हूँ, ये राइट नहीं होगा, NaCl हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl नहीं होगा, यहाँ पर NaOH हो जाएगा प्लस HCl हो जाएगा। लेकिन यह ये अपघटित नहीं हुई, ये अपघटित न होकर एक यौगिक बना लिए ना, तो यहाँ पर संयोजन हो जाएगा। लेकिन अपघटन वाला ये है, टूट रहा है, ठीक है ना, इसको आप मत समझिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। क्या अपघटन क्या है, टूट जाना। ऊष्माक्षेपी क्या है, ऊष्मा उत्पन्न करना।
उदासीन क्या होता है? उदासीन हो जाना। और उष्माशोषी क्या है? उष्मा का अवशोषण होना। ठीक है, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इससे क्या बनता है? आप कहेंगे NH3, और इसमें उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा। तो ये उष्मा जब निकल रहा है तो उष्मा छेपी हो गया। बात समझ में आया? कई ऐसे मिलेंगे आपको कि जैसे कि अगर उष्मा शोषी होगा ना तो उष्मा इधर ही अवशोषित होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बस आपको याद रख लेना है कि पानी में अम्ल या क्षार विलय करने पर उष्मा छेपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के, घनत्व के, दाब के, कि द्रव्यमान के? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दाब के। आपने चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम पढ़ा होगा, है ना? तो अच्छे से उसको एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि थियरी आप पढ़ लीजिए, बाकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के। ठीक है, गैस की मात्रा दाब की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रह जाएगा। देखिए जब आप पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम, ठीक है ना, विसरण का नियम, तो एक एक चीज़ आपका क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, थियरी कराना थोड़ा सा दिक्कत है। एक्सप्लेन करने का मतलब एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना समय है नहीं। अब देखिए उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया वह होती है जिसमें अभी हमने बताया ना कि उष्मा क्षेपी में उष्मा क्या होती है? निकलती है। अभी भी एक्सप्लेन किया था ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूविक का विघटन होता है। पाइरूविक का विघटन होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी यकृत, और अग्नाशय डी। उल्टा हो गया ऊपर, ये सी है और ये बी है ना? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूविक का विघटन कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल्स, बहुत कुछ कहते हैं। ये ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का DNA होता है। तो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा दिक्कत है, आज टाइम भी नहीं है, तुरंत नाइट ड्यूटी में जाना है, तो जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ बना करके कम से कम आप लोगों के लिए चला जाऊँ। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, एक बेकिंग सोडा होता है, एक बेकिंग पाउडर, तो उसमें कन्फ्यूज आप कतई मत होइएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, खैनवा सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस कौन है भैया? तो क्रिप्टॉन। आपको दिख रहा होगा, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, या फिर ही ने अर कर जी रन। ठीक है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये क्या है? निष्क्रिय गैस है। आगे बढ़ते हैं, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? रट लिए होंगे अब तो, मैंने कई बार पढ़ा है। प्रोप मतलब 3 होता है, कार्बन का कहाँ है? 3 यही है, तो प्रोपेन ये है। ये देखिए एल्केन की मात्रा, एल्केन का है ना सूत्र क्या है? CnH2n+2, 3 दूनी 6, 6 दू 8, यही है। कभी कभी अगर आपको कन्फ्यूजन के लिए ऐसे दे दे सवाल, इसी में ऑप्शन ऐसे दे देता, ठीक है ना, तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि ये क्यों नहीं सही है हमारा, यहाँ पर तो सी है, तो ये फार्मूला भी फॉलो करना चाहिए। हालांकि एक ही में C3 था, इसलिए ऑप्शन ए हमने लगा दिया, प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक वस्तु 45 में पहले 25 मीटर और 25 में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है। ठीक है, वस्तु की औसत चाल बताइए। तो अब बताइए औसत चाल आप निकाल लेंगे कि नहीं? देखिए ये 45 मिनट होगा निश्चित रूप से। ठीक है ना, टाइपिंग में क्या होता है कि अक्सर एरर हो जाता है। ठीक है ना, तो कह रहा है
25 मिनट में, और ये किमी है, 45 किमी है शायद। मैं 1 मिनट क्वेश्चन तो ही देख लेता हूँ, ठीक है। टाइप करने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होता है, ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पर है कि एक वस्तु 4 सेकंड में, ये एस क्या है, 4 सेकंड है, क्लियर है। 4 सेकंड में 25 मीटर, और 25 की जगह ये 2 है, 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, आपको पता है, कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। तो कुल दूरी कितना है, 25 मीटर प्लस 15 मीटर, कुल समय कितना है, 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, मतलब 40/6, 6 के 36, 6.67 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पर देखिए मीटर सेकेंड है, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर सेकेंड केवल दिया है, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है। बात समझिए, ये देखिए मीटर, ये एस पर घात है -1, मीटर सेकेंड इनवर्स, इसी को मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, याद रह जाएगा। देखिए अगर समान दूरी हो तो हम 2xy/x+y वाला लगाते हैं, जिसको हम फिजिक्स में 2v1 × v2/v1 + v2 के रूप में हल करते हैं। बात समझ में आया। औसत चाल का तो सवाल लगा लेंगे। देखिए टाइपिंग एरर हो जाएगा, यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि केवल 2 है, 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड है, क्लियर है। तो जहाँ गलती होगा सुधार देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी। फिजिक्स कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, सोच लीजिए, पूरा न्यूमेरिकल दे रहा है फिजिक्स से। तो आप गतिज ऊर्जा जानती हैं, काइनेटिक एनर्जी = 12mv²। अब देखिए क्या है, वेग 2 गुना हो जाता है। अब आप ही बताइए ये दोनों समानुपाती है कि नहीं है। तो जब वेग 2 गुना हो जाएगा मेरे भाई, तो ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 गुना हो जाएगा। ऐसा सवाल पढ़ चुके हैं, आया हुआ है, रिपीट हो रहा है, इसलिए हमेशा आपको ध्यान देना है कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। क्या हम आगे बढ़ें, कोई दिक्कत इस सवाल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपसे अब कुछ क्वेश्चन बन भी रहे होंगे। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, कई बार आया है, एनसीईआरटी की क्लास 9th में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, बी एनिलिडा, सी मोलस्का और नीमेटोडा। ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको याद भी रहा होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मोबाइल को बालकनी से गिराया गया, एक मोबाइल को बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर ऊंचाई से गिराया गया है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा बताइए। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। पोटेंशियल एनर्जी = mgh। m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया है 0.5 kg। g का वैल्यू कितना दिया है, दे चुका है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है हमने। और ऊंचाई कितना दिया है, 100 मीटर। अब बस आपको गुणा ही तो करना है। देखिए 100 में 1000, तो मतलब 1000 में 500 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक पर दशमलव है। बात समझ में आ रहा है। 500। अब ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी की जो एनर्जी का मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। तो 500 जूल जहाँ है वही होगा आंसर, ऑप्शन डी में होगा। मैं थोड़ा सा निकाल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, 500 जूल आंसर होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ दिए है 500 जूल। क्लियर है। तो इसमें बस गुणा ही करना था। अगर आपको फार्मूला पता था तो निश्चित रूप से कर पाएंगे, अदरवाइज कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 70 किलो का आदमी 50 न्यूटन बल से एक 50 केजी आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है। देखिए ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है ना। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि ये एक आदमी है, ठीक है, और ये एक आदमी है, ये इसको धक्का दे रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो पूछ रहा है कि दूसरा कितना धक्का देगा, है ना।
तो अब ये देखिए 70 केजी का आदमी और 50 न्यूटन का बल और 50 किलो का आदमी है। ये देखिए 70 केजी का आदमी 50 किलो का, मैं 1 मिनट इसको अच्छे से हल कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यह पता होगा कि हम लोग आप थियरी में पढ़े होंगे, न्यूटन के 3 नियम पढ़े होंगे हैं। न्यूटन का जो 3 नियम पढ़े हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा में क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का बल। ये मान लीजिए एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है। अब ये स्थिर अवस्था में है, अगर ये इसको धक्का दिया, पीछे से धक्का दिया, तो मतलब ये आगे भी तो उतना ही तेज धक्का देगा। देखिए जैसे आप जब चलते हैं तो जब आगे की ओर जब आप चलते हैं इस तरीके से इधर, तो आप पीछे की तरफ धक्का देते हैं रोड को, सड़क को, है ना। जितना तेज धक्का देते हैं उतना तेज आप चलते हैं आगे। जैसे नाव पर जितना धक्का देंगे उतना ही आगे जाएंगे। तो यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया का होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा, अगर ये 50 न्यूटन का बल लगा रहा है तो निश्चित रूप से ये भी क्या लगाएगा, 50 न्यूटन का ही बल लगाएगा। इसमें कुछ मैथमेटिक्स नहीं है, बस इसमें थियरी है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देखिए 25 क्वेश्चन दिया है, आया हुआ है सवाल में परीक्षा में। जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, ठीक है। ये जो कभी भी ऐसे लिखा हुआ है, ये ना, ये पावर का साइन है, समझ रहे हैं, मतलब मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मैं बार बार इसको आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 4 से 9 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो यहाँ पर त्वरण हो जाएगा ना। वेग परिवर्तन का ही नाम तो त्वरण है कि नहीं। वेग परिवर्तन का ही नाम क्या है, त्वरण है। तो हमें ए का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा। त्वरण कितना आ जाएगा भाई, 4 से 9 है, तो सीधे मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है। समय कितना है, 2 सेकेंड में, तो त्वरण 5/2 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमको किसकी गणना करनी है भाई, बल की गणना करते हैं। F बराबर ma, m कितना है, 8, ठीक है ना। ये F बराबर ma पता ही है। ए का वैल्यू हमने अपने आप निकाल लिया, 5/2। 2 चौके कितना होता है, 8, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा आंसर। तो सवाल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ऐसा सवाल आप किए होंगे, नहीं किए होंगे तो यहाँ पर सीखिए, ठीक है। आप NCERT एक बार मेरे कहने से पढ़िए, आपको किसी टीचर की ज़रूरत भी नहीं है, खुद से एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में YouTube पर सर्च करिए NCERT क्लास 9th। मैं तो आपको कहूँगा कि लंबा लंबा वीडियो, भले ही पंकज सर हैं, पंकज सर फिजिक्स, है ना, NCERT पढ़ने के लिए, बोर्ड के लिए, ठीक है ना, पंकज सर फिजिक्स, उनका वीडियो देख लीजिए। नहीं देखना है तो किसी भी टीचर का देखिए, आपको समझ में आना चाहिए। बस पहले एक बार अपने से पढ़ जाइए, अपने से भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। गिरते हुए नारियल में होती है, तो निश्चित रूप से मैं तो बता सकता हूँ कौन सी ऊर्जा होगी, लेकिन आप बताइए, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा। और आपको कमेंट में लिखना है कि 22 का आंसर आपका सही था कि गलत था। मैं आंसर जा रहा हूँ बताने, लेकिन आपको बताना है। तो आपको पता होगा गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। देखिए कह रहा है गिरते हुए नारियल का, जैसे नारियल नीचे की ओर आएगा तो एक गति में आएगा ना, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी। अगर स्थितिज ऊर्जा देता ऑप्शन में, तो आप क्या करते, जब यहाँ से एक स्थिति पर हम किसी नारियल को उठा करके, कहता ऊपर से उठा करके एक ऊंचाई तक ले जाकर छोड़ें, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्थिति में चेंज किया रहेंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, अंतिम प्रश्न है। 22 टोटल क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।